दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आपने इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे ऐसे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिखा देख लिया होगा, संधि टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ। संधि टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ये वाक्य व्याकरण में भी आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए, कौन सा टॉपिक है, तो हम कहेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो है संधि टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? संधि टॉपिक। ठीक है, संधि की बात करें तो सबसे पहले आता है कि संधि होता क्या है। ठीक है, संधि होता क्या है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसको पढ़े, तो हमने यहाँ पर आपको एक क्लास में ये फिनिश नहीं हो पाएगा 1 आवर में, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम संधि का पढ़ेंगे, संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने हैं, उसमें स्वर संधि जो है वो आज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको कल के पार्ट्स में कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के। सबसे पहले पूछा गया है आपसे, आपको पता भी होना चाहिए और आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि संधि से तात्पर्य क्या है, मतलब संधि होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तब आपका जवाब जो है वो क्या होगा। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ठीक है, मेल, मिलाप होता है। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। दो पास के या समीप के जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं ये संधि हुई है। ठीक है, संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन भी होता है। जब हम संधि करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, कभी कभी सिर्फ एक अक्षर में परिवर्तन होता है, कभी कभी जो दोनों मिल रहे हैं दोनों में ही परिवर्तन हो जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे अगर हमने बात करी, सुरेंद्र लिखा है, सुरेंद्र लिखा है। अब यहां पर संधि में संधि किसे कहते हैं ये समझ लो। यहां पर जैसे हमने कहा सुर धन इंद्र, हमने ये कहा सुर धन इंद्र। अब बच्चा संधि कैसे होगी, देखो, स उ र अ, अंतिम वर्ण क्या है, ये अंतिम वर्ण है। प्रथम शब्द का प्रथम का अंतिम वर्ण। और यहां हमने बात करी इंद्र, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। और इनके बीच क्या हो रही है, इनके बीच संधि हुई है, इनके बीच क्या हुई है, संधि हुई है। ठीक है, नया शब्द क्या बन जाएगा, आ ई के मेल से जो बना है संधि के बाद वो ए हो गया है, वो क्या हो गया है, ए हो गया है। तो ये परिवर्तन जो हुआ है इसी को हम संधि कह देते हैं। आ ई के मिलने से जो ए बना है इसी को हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। आई होप संधि समझ में आ गई होगी अब सबको कि संधि किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे किसी भी शब्द का जो आपका पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं और मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपने देख लिया। जैसे यहाँ पर भी क्या हुआ है, विद्यालय में आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा विद्या और आलय, विद्या और आलय, तो बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पर अंतिम वर्ण आ है, यहाँ पर प्रथम वर्ण आ है, दोनों के मिलने से बड़ा आ बनता है। ये क्या हो गया, ये संधि हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा संधि किसे कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पर देख लो, संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले
आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद जैसे ये शब्द था परिच्छेद, ये शब्द था, ये शब्द बन गया संधि करने के बाद। अब हमने कहा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसके मूल शब्दों को अगर हम लिख दे परिधनछेद, ये मूल शब्द है, तो ये क्या हो गया? ये संधि विच्छेद हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, जैसे हमने कहा नयन, नेधन अयन, ये क्या हो गया? ये संधि विच्छेद हो गया। तो यहां पर वही लिखा है कि संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात आरंभिक अवस्था में पहुंचा दो जैसे वो थे, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम संधि विच्छेद कह देते हैं, जब वो पुनः अपनी अवस्था में वापस चले जाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के मेल से वो बने हैं, जब वही शब्द हम लिख देते हैं तो अलग कर देते हैं उस शब्द से, नए शब्द से, तो वो क्या हो जाता है? वो संधि विच्छेद हो जाता है। ये सभी के सभी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। संधि के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अब संधि के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि संधि के प्रकार कभी कभार डायरेक्ट ऐसे ही पूछे गए हैं कि संधि के प्रकार जो है वो कितने हैं, संधि के प्रकार कितने हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट यहां से ही प्रश्न बना है कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? संधि के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सबसे पहला है हमारा कौन सा? सबसे पहला जो है वो आप कहेंगे स्वर संधि। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है बच्चा स्वर संधि। ठीक है, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के कितने? स्वर संधि के 3 भेद जो आपको दिख रहे हैं ये आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहला कौन सा है? स्वर संधि, दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। तो संधि के ये प्रकार आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, संधि के ये प्रकार आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप में से किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि भाई संधि कितने प्रकार की है, संधि कितने प्रकार की है। ठीक है, तो आपको ये अब समझने और जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने कहा संधि, ठीक है, हमने कहा संधि, और संधि के प्रकार की जब हम बात करें हम कैसे लिखेंगे? हम संधि के प्रकार को अगर अपने आप से लिखना चाहें कितने होते हैं तो आप कहेंगे इस तरीके से। हम इसको यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये तो संधि की बात की जा रही है, ये संधि की बात की जा रही है। कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चलो लिख दो, पहला क्या है? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को यहाँ पर नहीं हुई होगी। जब हम संधि के प्रकारों की बात करते हैं, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, 2 समीपवर्ती वर्णों को संधि कहा जाता है। जिन शब्दों से संधि होके, जिन नियमों को फॉलो कर कर एक शब्द बना है, संधि के नियमों को फॉलो करके जब हम उन्हें उनकी मूल अवस्था में ले जाते हैं तो उसको संधि विच्छेद कह देते हैं। संधि के प्रकार की बात की जाए तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार यहाँ पर आपको लिखवा दिए गए हैं कि संधि के प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार हैं। सबसे पहले स्वर संधि की बात करें कि स्वर संधि क्या है, तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, जब 2 स्वर मिलते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिम धन आलय में, हिम में आ तथा आलय में आ स्वर वर्ण है। जैसे यहाँ पर हमने बात करी, यहाँ पर देख लो आप, जैसे हिमालय की हमने बात की, हिम धन आलय। अब इसमें क्या हो रहा है? स्वर का मेल हो रहा है। कैसे कहते हैं? देखो यहाँ पर अंतिम वर्ण हमने कहा कोई भी व्यंजन तभी पूरा है जब अंत में उसमें स्वर लगा है, तभी पूरा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया आ, अब यहाँ पर भी आ, तो दोनों क्या है? दोनों स्वर है, दोनों स्वर है, स्वर है। और स्वरों के मेल से जो बनेगा वो क्या है? वो है आपका स्वर संधि। ठीक है, जब किसी शब्द में 2 पदों में
दो शब्दों में स्वरों का मेल हो रहा है, तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरी बात हम करें व्यंजन संधि की। संधि का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो, यदि प्रथम वर्ण व्यंजन हो, अब फिर दूसरा वर्ण जो है वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला वाला जो वर्ण है वो व्यंजन होता है, ये ध्यान रखना। तो संधि का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है, जैसे दिक धन अंबर। अब जब दिक धन अंबर हुआ है तो यहां पर ये क्या है, का व्यंजन है, आ क्या है, स्वर है। दोनों के मेल से जो बनेगा, जो दोनों के विकार से जो उत्पन्न होगा, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। फिर आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि यहां पर समझ लीजिएगा, यहां पर पहले शब्द में विसर्ग का होना अनिवार्य है, फिर दूसरा शब्द जो होता है वो उसमें पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहां विसर्ग संधि होती है, जैसे नी और शब्द। देखो यहां पर विसर्ग का मेल श से हो रहा है, विसर्ग का मेल श से हो रहा है, तो ये कैसी संधि हो गई? ये विसर्ग संधि हो गई। ये कैसी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। संधि के तीन प्रकार हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में बात करें, इसमें पहला वर्ण जो है वो व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा व्यंजन होगा। विसर्ग संधि में बात की जाए, सेम वही है कि संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग हो और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गए आपके संधि के प्रकार। जब हम संधि के प्रकार की बात करते हैं तो आपको पता ही ये काफी लंबा टॉपिक हो जाता है, तो हम एक दिन में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। आज इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, कल इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, और इसमें आपको बता दें कि आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इस वजह से स्वर संधि जो है वो काफी टाइम लेती है और यहां से प्रश्न भी ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने बात की स्वर संधि की, स्वर संधि की कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है ये तो अभी हमने आप पढ़ लिया था कि स्वर संधि क्या है, ये हमने अभी कवर किया था कि भाई स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है ये हमने अभी कवर किया था। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट एक बार सभी के सभी देख लो फिर से। स्वर संधि क्या है अगर बात करें तो आप कहेंगे स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखो इन्होंने कहा है देवालय, अगर हम देवधन आलय देवालय की बात करते हैं तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? जैसे द, फिर ये ए हो गया, व, फिर ये अ हो गया। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण स्वर है। इसके बाद हमने बात करी प्रथम वर्ण की, तो प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आ ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो स्वर का स्वर से मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। और आ के मिलने से क्या बनना है? आ बन रहा है। ठीक है, आ बन रहा है। वीरांगना में बात की जाए सेम ऐसा ही है। यहां पर देख लो, यहां से हमने ले लिया आ, यहां से हमने ले लिया आ, दोनों है क्या? दोनों स्वर हैं और क्या बना देंगे? दोनों ये बना देंगे बड़ा आ। ठीक है, तो वीरांगना में भी क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि में दोनों स्वरों का मेल होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आप बता सकते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ठीक है, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम बात करें स्वर संधि के प्रकार की। जब हम स्वर संधि के प्रकारों की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट एक बार सभी के सभी स्वर संधि को ध्यान से देखें कि स्वर संधि के प्रकार जो है वो कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकारों की बात करें तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? आप कहेंगे स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, कितने हैं? आप कहेंगे 5 हैं। देख लीजिए फटाफट से। ये 5 प्रकार आपके स्वर संधि के हैं, ये हाईलाइट कर दिए हैं मैंने ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? आप कहेंगे स्वर संधि के प्रकार 5 हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। कभी कभार आपसे सीधे से यही प्रश्न पूछा गया है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया है कि स्वर संधि के प्रकार बताइए, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण। ये 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं। अब एक एक करके हम सभी स्वर संधि के पार्ट जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए सभी के सभी। यहां पर हम बात करें, सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यहां पर हम इसकी बात करेंगे और कैसे पहचाने ये भी जरूर जाने कि कैसे पहचाने आप कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए, कैसे पहचाने आप कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि का सूत्र की अगर हम बात करें क्या होता है, जल्दी से एक बार देखें और आप कहेंगे इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है। अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें होता क्या है, यदि हाश्व या जिन्हें कहेंगे लघु स्वर या दीर्घ आ ई ऊ स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाएं तो वे मिलकर दीर्घ स्वर ही होते हैं। इस परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि चाहे हाश्व स्वर कौन से होते हैं, या आपको मैंने वर्णमाला जब पढ़ाया था तब आपको बताया था, अगर हम हाश्व स्वर की बात करें कौन कौन से हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और र, यही होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो आपको पता है आ ई उ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको पता क्या करना है, इतना याद रखना है। यहां पर मैं सूत्र लिखवाए दे रही, होता क्या है देखो, आ का मेल चाहे बड़ा आ का मेल, अब ये चाहे आ से हो या बड़ा आ से हो, अंततः आना बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर है। अंततः आना बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर है। इसके बाद हम बात करें, चाहे ई हो या बड़ी ई हो, इसका मेल चाहे छोटी ई से हो या बड़ी ई से हो, अंततः आना बड़ा ई दीर्घ स्वर है। ठीक है, यहां पर हम बात करें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी हो पहला वर्ण, फिर चाहे इसका मेल छोटा ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, आएगा क्या? बड़ा ऊ ही आएगा, दीर्घ स्वर ही आएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है दीर्घ स्वर संधि में, कि अंततः संधि होने पर आएगा क्या? दीर्घ स्वर ही आएगा। अब चाहे मूल स्वर दीर्घ स्वर से मिले, चाहे दीर्घ स्वर मूल स्वर से मिले, आना क्या है? आना दीर्घ स्वर है, ये ध्यान रखेंगे। आना दीर्घ स्वर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, और आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ये तो आपका अकाह सवर्ण दीर्घा इसका सूत्र है, और इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे इसमें चाहे तो लघु स्वर मिले दीर्घ स्वर से, चाहे दीर्घ स्वर मिले लघु स्वर से, लेकिन सजाती आएगा दीर्घ स्वर ही। अब जैसे हमने यहां पर बात कर दी, हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहां पर बात कर दी विद्यालय, जैसे विद्यालय, ये किन 2 शब्दों के मेल से बना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें कौन सी संधि है, कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर देखें, जैसे हमने कहा विद्या धन आलय, और इसी से बना है विद्यालय। इसमें क्या हुआ है, यहां पर अगर हम बात करें ई, ठीक है, हमने यहां पर अगर हम इसको अलग लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहां पर क्या ले लिया, क्या ले लिया। ठीक है, हमने यहां पर क्या ले लिया, हमने यहां पर क्या ले लिया, आ ले लिया। ये द जो है ऐसे बनता है, ये किससे बनता है? द और या के मेल से बनता है। द
द और या के मेल से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या लगा हुआ है, ये बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम क्या ले लेंगे, बड़ा आ हमने ले लिया, यहां से भी हमने क्या लिया, बड़ा आ लिया। दोनों के मेल से क्या बन गया, आ बन गया। दोनों के मेल से क्या बन गया, दोनों के मेल से आ बन गया। यहां पर क्या रह गया, तो आप कहेंगे वी तो सेम ही लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बात की जाए तो द और या आधा रह जाएगा क्योंकि हमने आ निकाल लिया। यहां पर लय सेम ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको एक साथ लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक साथ लिखने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा विद्यालय। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहां पर नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे हमने कहा रबीश, हमने कहा रबीश या कबीश, ठीक है, हमने कबीश कह दिया। अब इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, तो आप कहेंगे कवि धन ईश, कवि धन ईश। इसमें क्या मिल रहा है, क, ठीक है, का पूरा रहने दीजिए, वह इसमें क्या लगा हुआ है, ई हमने निकाल ली, फिर बड़ी ई। अब दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, दोनों के मेल से बनेगी बड़ी ई ही, तो ये दीर्घ स्वर बनना है। अब इसको एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एक साथ लिखोगे तो आ जाएगा कबीश, ये आ जाएगा कबीश। ये क्या हो गया, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, ये भी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा लघुर में, लघुर में, इसमें क्या है, तो इसमें भी सेम है, लघुधन उर्मी। यहां पर क्या हो रहा है, ऊ और ऊ का मेल और आ रहा है अंत में बड़ा ऊ, तो ये भी क्या हो गई, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो गए। जैसे यहां पर हिमालय की बात करते हैं, हिमधन आलय, हिमधन आलय, यहां पर आ ले लिया, यहां से बड़ा आ ले लिया, दोनों के मेल से बड़ा आ बन गया। ये कौन सी संधि हो गई, ये भी दीर्घ स्वर संधि हुई। तो आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी कि दीर्घ स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गुण संधि की। गुण संधि क्या होती है, जल्दी से देख लें। जब हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, यहां पर आराम से देखें, दूसरा टॉपिक कौन सा है, दूसरा टॉपिक है आपका गुण संधि, ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका गुण संधि। जब हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, यहां पर आप मुझे ये बताइए, इस संधि का सूत्र, ये महत्वपूर्ण है, इस संधि का सूत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, आद्गुण। क्योंकि कभी कभार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है, तब आप कहेंगे आद्गुण, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे आद्गुण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तब आप क्या कह देंगे, तब आप कह देंगे कि गुण संधि का सूत्र जो है वो आद्गुण होता है। गुण संधि में होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जब आ अथवा आ के आगे ई या ई आए, ऊ या ऊ तथा ऋण स्वर आता है तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि आप सूत्र से समझ लें यहां पर, ठीक है, सूत्रों से समझ लें कि कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे। बच्चे जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात यह है, इसके सूत्र समझ लें, ये बहुत ही मतलब शॉर्ट और बहुत ही इजी तरीका है आपको समझाने का। आप इतनी पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे काम चला लें कि अगर आ है, ठीक है, अगर आ या फिर बड़ा आ किससे मिल रहा है, चाहे वो छोटी ई की मात्रा से मिले, चाहे तो बड़ी ई की मात्रा से मिले, आना क्या है, आना ए ही है। फिर हम बात करें आ या फिर आ, अगर ऊ या बड़ा ऊ से मिल रहा है, आना ओ ही है, ठीक है। फिर हम बात करें आ या आ की, और अगर ये ऋण से ऋषि से मिल रहा है तो आना अर ही है। तो ये क्या है, ये गुण स्वर संधि है, ये क्या है, ये गुण स्वर संधि है। यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सूत्र आपको इसीलिए लिखवाए जा रहे हैं ताकि आप इन चीजों को याद रखें कि कैसे आपको पहचानना है किसमें कौन सी संधि है, किसमें कौन सी संधि है, ठीक है।
किस में कौन सी संधि है, आप इसको आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम आ के मेल ई से कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, आ का मेल ऊ से हो रहा है तो ओ आ जाएगा, आ का मेल अगर हम ऋण से ऋषि से कर रहे हैं तो अर आ जाएगा। ये कौन सी संधि होती है, ये गुण स्वर संधि होती है, ये गुण स्वर संधि होती है। इस संधि के अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है इसमें कौन सा उदाहरण। जैसे हमने कहा सुरेश, हमने कह दिया अगर हम सुरेश की बात कर रहे हैं, हमने सुरेश की बात की, इसमें कौन सी संधि है, आप कहेंगे गुण संधि, गुण स्वर संधि। कैसे पहचाना, यहां पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, देखो इसका संधि विच्छेद करने पर आएगा सुर धन इश, यही आएगा। इसका अंतिम वर्ण आ है, इसका प्रथम वर्ण ई है, और आई के मेल से क्या आ रहा है, आ ई के मेल से ए आ रहा है। यहां पर देख लो आप, सु को सेम ही रहने दो, रा से आ निकाल लिया, शा हो गया। यहां पर आप बताओ यहां पर क्या हो गया, ये सु र ए और श, यही हुआ। अब रा में ए मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमने देख लिया यहां पर, ये तो सुरेश की बात हो गई। नेक्स्ट हमने यहां पर ले लिया महर्षि, महर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। इसमें क्या हुआ, आ का मेल ऋण से ऋषि से हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, अर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर महर्षि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, जैसे हमने महोदय की बात की, महोदय यानी कि महाधन उदय महोदय। ठीक है, आ और ऊ के मिलने से क्या हो जाएगा, आ यहां से ले लिया, ऊ यहां से ले लिया, दोनों के मिलने से महोदय हो गया, दोनों के मिलने से महोदय हो गया। ये कौन सी संधि है, आप कहेंगे ये गुण संधि है। इसके बाद हम बात करें वृद्धि संधि की, किसकी बात करें, हम बात करें यहां पर वृद्धि संधि की। इसको देख लीजिए, जब हम वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है वृद्धि संधि में ऐसा क्या नया होता है, तो वृद्धि संधि में जो है वो आपके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि वृद्धि संधि में कैसे पहचानेंगे, ये गुण संधि के बाद आती है, ये गुण संधि के बाद आती है। तो इसमें क्या ऐसा है, इसमें ये है कि इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको पहले तो सूत्र रचना आपको याद करना होता है। अका सवर्ण दीर्घ, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर आद गुण, फिर इसके बाद है वृद्धि रेच, इसका सूत्र वृद्धि रेच होता है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप याद रखना, जब आ या आ के आगे ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। इसी प्रकार आ के आगे ओ या औ आए, दोनों का औ ही हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। इस संधि के उदाहरण की हम बात करेंगे बाद में, पहले यहां पर देखते हैं इसमें क्या याद करना है आपको, कि आ या आ के बाद अब क्या आ रहा है, ए आए चाहे ए आए, आना अंततः ए ही है। वैसे ही आ या आ के आगे कौन सा है, आ या आ के आगे ओ आए चाहे तो ओ आए, लेकिन आना अंततः ओ ही है, आना अंततः ओ ही है। ये कौन सी संधि है, आप कहेंगे ये वृद्धि स्वर संधि है। ये कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए कि भाई कौन से उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, कौन से उदाहरण है यहाँ पर, इसकी बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, देखो जैसे हमने बात की एक एक, एक एक, अब आपने दो मात्राएं लगी देख ली तो वैसे ही आप वृद्धि स्वर संधि लगा दो, लेकिन पूरा पता होना चाहिए तरीका। ये किससे मिलकर बना है, एक और एक, यहां पर क्या हो गया, आ गया अंतिम वर्ण, यहां पर ए हो गया, और आ ए के मेल से ए बन जाएगा, आपको पता है। ए क अ क, अब ये क्या हो गया, ए क ए, तो ये क्या हो गया, एक एक हो गया, एक एक हो गया। परमौषध, इसमें क्या हो गया, जैसे हमने कहा परम, फिर हमने कह दिया
औषध। इसमें क्या मिल रहा है, आप कहेंगे यहां से आ ले लिया, यहां से ओ ले लिया, दोनों के मिलने से बनेगा तो औ ही। ये कौन सी संधि हो गई, ये गुण स्वर संधि हो गई। ये कौन सी संधि हो गई, आप कहेंगे ये गुण स्वर संधि हो गई। ये गुण स्वर सॉरी ये वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, गुण में क्या बनता है, गुण में ए और ओ अर बनेगा, वृद्धि संधि में ए औ बनता है। ठीक है, दीर्घ संधि में आ ई उ, बड़ा वाला आ ई उ, गुण संधि में ए ओ, वृद्धि संधि में ए औ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यण संधि की। इसके बाद हम बात करेंगे यण संधि की कि यण संधि में ऐसा क्या खास होता है। जल्दी से देखिए, आपको यण संधि समझ में आ गई होगी, इसके और भी उदाहरण है वो हम समझ लेंगे। इसके बाद पांचवा भाग जो है वो होता है आपका अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि की बात करते हैं तो हम अयादि संधि को समझते हैं कि अयादि संधि किसे कहते हैं और कैसे, क्या आपको समझना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि है क्या, आप सब जानते हैं अयादि संधि। आपने अगर पहले पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको बता दें। अयादि संधि का सूत्र सबसे पहले हम याद करेंगे। अयादि संधि का सबसे पहले हम क्या याद करेंगे कि अयादि संधि का सूत्र क्या होता है। जैसे हमने दीर्घ संधि का याद करा, वृद्धि संधि का याद करा, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई दीर्घ संधि का सूत्र जो है वो क्या होगा, आपका अयादि संधि का क्या होता है, वृद्धि संधि का क्या होता है। तो यहां पर हम वृद्धि संधि के जब सूत्र की बात करते हैं, इसका सूत्र होता है एचो एचो व्याप। ठीक है, एचो व्याप, ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो चलो सूत्र हो गया। इसमें क्या होता है, तो जब ए और ए, ओ और ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। इस परिवर्तन को ही अयादि संधि कहते हैं। अब सामान्य शब्दों में समझ लें, जैसे आपने बाकी समझे हैं तो यहां पर फटाफट बात करेंगे। जैसे हमने कहा ए या ए का मेल, कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। फिर ए या ए का स्वर, ए का मेल बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, तो क्या होगा, यहां पर एक चीज इस तरीके से, ए फिर ए का जब हम करेंगे तो बड़ा आ बन जाता है, आय हो जाता है। फिर ओ का, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, तब क्या हो जाता है, तो औ हो जाता है। इसके बाद ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, तब क्या हो जाता है, तब आव हो जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब आव हो जाता है। अब एक चीज नोटिस करने वाली जो है वो ये है, ये तो चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी। लेकिन इससे भी सरल तरीके से यहां पर आप चीजें समझ सकते हैं, इससे भी सरल तरीके से चीजें समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा, देखो ए के बाद अगर आ आया है तो ए हो गया, ए के बाद आ आया है तो क्या हो गया, ए हो गया। ए के बाद ई आई है तो आई हो गया। ए के बाद बड़ी ई आई है तो आई हो गया। ए के बाद ऊ आया है तो अयु हो गया। ए के बाद ऊ आया है तो अयु हो गया। ये इस तरीके से क्रम जो है इसका चलता रहता है। ठीक है, इसका क्रम इस तरीके से चलता रहता है। अब अयादि संधि के हम उदाहरण की बात करें, कहते हैं उदाहरण, उदाहरण की जब हम बात कर रहे हैं तो उदाहरण कौन कौन से हैं अयादि संधि के। जैसे हमने बात की पवन, पोधन, अन, पवन, ये क्या हो गया, ओ पा के बाद ओ था,
उसका मेल आ से होगा, ना ऐसे का ऐसा रहे। मिल कौन रहे हैं? ये दोनों। ओ और आ के मिलने से क्या बनना है? ओ और आ के मिलने से औ बनना है। तो ये क्या हो गया? एक साथ लिख दोगे तो पवन आ जाएगा। हमने कहा कोई भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। जैसे हमने कहा गायक, गै धन अक, क्या हुआ है इसमें? ए बनेगा और आ, दोनों के मिलने से क्या होगा? आय होगा। आय होगा, जो कि हमने यहां पर देखा है, जो कि हमने यहां पर देखा है। तो ठीक है, अभी समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी है अयादि संधि में? कोई दिक्कत कोई परेशानी है अयादि स्वर संधि में तो बताएं। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी। अब हम करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। आज हमने स्वर संधि पढ़ी है और स्वर संधि से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और उससे संबंधित कुछ प्रश्न, और विसर्ग संधि उससे संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए आते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न पर। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो हमने अच्छे से पढ़ा है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार है? तो आप कहेंगे सबसे पहला है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ के बाद है गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये 5 स्वर संधि के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद। जब दो पदों को अलग करा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। अब बताओ, विद्याधन रथी, ना भाई गलत हो जाएगा, रा का मेल ये तो व्यंजन हो जाएगा। विद्याधन अर्थी, विद्य धन अर्थी, विद्य कोई अर्थ नहीं होता, आर्थी कोई शब्द नहीं है, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ क्या है देखो यहां पर फटाफट से, जैसे ये शब्द लिख रखा था विद्या अर्थी, अब यहां पर क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे यहां पर आ मिल गया, अ से बन गया बड़ा आ और ये हो गया विद्यार्थी, ठीक है। इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। इसमें किस संधि की बात की गई है? आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि की बात की गई है। सावधान का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ, सावधान का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सावधान, सा आवधान, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? अवधान, सावधान, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे आवधान गलत शब्द है, साव सा गलत है, साधन अवधान। अब इसमें कौन सी संधि है? तो यहां पर सा और आ ले लिया, अ यहां से ले लिया, बाकी तो सेम ही रहेगा। कौन क्या बन रहा है? बड़ा आ, यानी कि संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि बन रहा है इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट देखो, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो रत्न धन आकर, आकर मतलब आकार नहीं होगा, ये गलत है, आकर सही है। रत्न धन आकर, जी हाँ बिल्कुल सही। रत्नाधन कर नहीं, रत्न धन आकर गलत है, रत्न धन आकर दीर्घ स्वर संधि है। रत्नाकर, रत्नों की खान, आकर मतलब होता है खान। नेक्स्ट देखो, यथोचित। अब यथोचित की बात की है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो यथा धन उचित इसका सही संधि विच्छेद है। कैसे हो गया? यहां पर देखो, यथा धन उचित, हमने 2 शब्द लिए हैं। अब यहां पर आ का मेल हमें किससे करना है? ऊ से करना है, और आ ऊ के मिलने से ओ होता है। ओ किस में बनता है? गुण स्वर संधि में बनता है, गुण स्वर संधि में बनता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यथाधन उचित बिल्कुल करेक्ट है, यथाधन उचित बिल्कुल करेक्ट है, यथोचित। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? आप कहेंगे महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि है। मैम कैसे बता दिया? देखो, महर्षि, हमने कहा महाधन ऋषि 2 शब्द थे, महाधन ऋषि 2 शब्द थे। हमने क्या किया? मा हा और इससे आ ले लिया, इसके बाद हमने ऋण से ऋषि ले लिया, इसका मेल होगा, बाकी शी तो ऐसे ही रहेगा। आ और ऋण के मिलने से अर बनता है। अब जोड़ दो, ये सब क्या होगा? जोड़ दो, सबको साथ मिलाने से क्या होगा?
क्या होगा बताओ? बड़े आ से मिलना है ऋषि, तो आर हो जाएगा। पहली बात तो इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़े आ से मिलना है, छोटे आ से मिलता तो अर होता, बड़े आ से मिलना है तो बड़ा आ हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया? माँ हा, ठीक है, आ की मात्रा लग जाएगी, रा आधा है तो शा में छोटी ई की मात्रा लग गई और ये इस पे टंग गया, महर्षि हो गया। कौन सी संधि थी? तो आप कहेंगे ये भी गुण स्वर संधि है, ये भी गुण स्वर संधि है। किस संधि की बात की जा रही है? तो आप कहेंगे ये भी गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद तो नर धन ईश नरेश है। इसमें क्या हुआ देखो, न र आ ले लिया और ई ले लिया, दोनों के मिलने से क्या हुआ? ए हो गया। एक साथ लिखने पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, नरेश। अब न रा में हम जब ए जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया नरेश। कौन सी संधि थी? गुण स्वर संधि थी, गुण स्वर संधि है। यहां पर किस संधि की बात की गई है? गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट देखो, तथैव का सही संधि विच्छेद बताना है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद तो तथा धन एव तथैव है, तथा धन एव तथैव है। अब आपको पता है तथा, यहां से हमने क्या लिया? हमने यहां से बड़ा आ ले लिया। एव की बात की जाए, एव, यहां से हमने क्या लिया? ए ले लिया। आ और ए के मिलने से क्या हुआ? ये ए बन गया। ठीक है, अब एक साथ लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? तथ एव। एक साथ हम यहां पर लिख देंगे तो ये क्या है? तथैव। तथैव कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे मात्र ऋणाम। ठीक है, मात्र ऋणाम यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ऋण से ऋषि का ऋण से ऋषि में मेल हो रहा है, मात्र ऋणाम यहां पर डी बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा होगा? तो आप कहेंगे पुष्पधन अंजलि। पुष्पधन अंजलि क्या हो गया? पुष्पांजलि हो गया। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो आ और आ का मेल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे गीत धन अंजलि गीतांजलि, गीत धन अंजलि ये गीतांजलि हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तथापि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो तथा धन अपि, तथा धन अपि तथापि हो जाएगा। ये भी कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे ये भी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हमने बात की लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में भी स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि ये बना है लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। ये क्या हो गया? ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ बन जाएगा और ये स्वर संधि है, वो भी दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी में उदाहरण कौन सा है? तो विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है। विद्या धन अर्थी ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अन्य अन्य शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अन्य अन्य शब्द जो है ये किससे बना है? अन्य और अन्य दो शब्दों से मिलकर बना है और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसमें क्या है? अ मिलकर बड़ा आ बना देंगे, ये दीर्घ स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अन्य 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 अन्य। ठीक है, अन्य 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 यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट देखो, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? संग्रहालय का तो सम धन ग्रह धन आलय संग्रहालय होता है, ये दीर्घ ये आपका स्वर संधि में नहीं आएगा। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ,
गुणाकेश का, गुणाकेश किसका पर्यायवाची है? गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची होता है। गुणाकेश किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होता है? गुणाका धन ईश गुणाकेश। ठीक है, गुणाका धन ईश गुणाकेश हो जाएगा। ठीक है, गुणाका धन ईश गुणाकेश होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ ई मिलकर ए बना देंगे, गुणाकेश हो जाएगा, गुणाका धन ईश। ये कौन सी संधि है? ये गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि को कैसे पहचानो? ए की मात्रा हो, ए लगा होगा, या ओ बनेगा संधि करने पर, या अर बनता है। ए ओ अर ये गुण स्वर संधि में बनते हैं। गुण स्वर संधि में ए ओ अर बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद, तो समुद्रोर्मी की बात की जाए, समुद्र उर्मी, समुद्र उर्मी, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो समुद्र उर्मी, आ और उ मिलकर, आ और उ मिलकर यहां पर क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। ये कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है। आपको समझ में आ गया होगा जब यहां पर आपने देखा कि ओ बन रहा है, तो ये संधि कौन सी हो सकती है? गुण स्वर संधि। नेक्स्ट देखो, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन उर्मी, महाधन उर्मी महोर्मी होगा। महाधन उर्मी, उर्मिनी उर्मी, ठीक है, महाधन उर्मी महोर्मी होगा। यहां पर भी कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि है। मृगेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? मतलब यहां पर संधि पूछी गई है तो मृगेंद्र में गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि यहां पर एक ही मात्रा लगी है। अब यहां पर जब मृगेंद्र की बात की गई है तो यहां पर ऐसे समझ लो, मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र। अब आ और ई मिलकर ए बना दोगे। ये संधि कौन सी है? गुण। जब ए ओ अर बन रहा है तो गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, सदैव का सही संधि विच्छेद, तो सदा धन एव सदैव हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट देखो, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये मैंने लिखवाया भी है, महाधन औषध, महाधन औषध महोषध होता है, औ बन रहा है क्योंकि, तो ये वृद्धि स्वर संधि है। तो ये वृद्धि स्वर संधि, महोषध वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। महाधन औषध महोषध होता है। नेक्स्ट देखो, प्रत्याघात का सही संधि रूप क्या है? तो यहां पर जब हम बात करें, हमने इन दो शब्दों को लिखा है कि प्रत्याघात। बच्चा यहां पर बताओ, ई का आ से मेल हो रहा है, यानी कि या बन रहा है। अब यहां पर प्रा ता आघात, घात। अब एक साथ लिख दो सारा, प्रत्याघात कौन सी संधि है? यर्ण स्वर संधि है, यर्ण स्वर संधि है, इसमें समझ लीजिएगा। अच्छा, यर्ण स्वर संधि है, प्रत्याघात कैसे पहचाना? क्योंकि एक तो या बन रहा है और या से पहले आधा वर्ण है, वा से पहले वा से पहले आधा वर्ण हो, रा से पहले आधा वर्ण हो, तो ज्यादातर ऐसा यर्ण स्वर संधि में होता है। इत्यादि की बात की जाए, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और इत्यादि में सही संधि कौन सी है? तो इत्यादि में यर्ण स्वर संधि है, या से पहले आधा वर्ण आ रहा है। इति और आदि, अगर हम दो शब्दों को लेते हैं तो यहां पर आपको पता है ई आ मिलकर या बना देंगे और ये इत्यादि बन जाएगा। यर्ण स्वर संधि में या वा रा बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यर्ण स्वर संधि। नेक्स्ट देखो, नयन, तो निधन अन नयन, आपको बताया गया है, हमने जब ये दो शब्द लिए हैं तो ना धन ए आ और न, ए आ की बात करें तो ये क्या हो गया? ए बन गया, न। अब बताओ नयन हो गया या नहीं? ना में आ ऐड हो गया, या न रह गया, नयन हो गया। तो ये कौन सी संधि थी? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि था। हाँ जी, ये अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? गवीश में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताओ। गवीश में
कौन सी संधि का नाम है, जल्दी से बताओ। ग, ठीक है, धन, ईश, ये हुआ क्या? आप कहेंगे नहीं, गो, धन, ईश, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, देखो, गा, ओ, ई, श, ओ ई के मिलने से क्या हो रहा है, अभी, अब एक साथ लिख दो, क्या हो गया, गवीश हो गया या नहीं, गवीश हो गया या नहीं, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादि संधि है। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद का, ये आपका जो है व्यंजन संधि में आएगा, ये व्यंजन संधि में आएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा कल, ठीक है। भानु आगमन, इसका क्या होगा, तो भानु आगमन, ऊ आ का वाह हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भानु आगमन, ठीक है। भानु होता है या भानु होता है, ये आप बताएंगे, जल्दी से बताएं। भानुआगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं ताकि आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सके। ये आपका जो प्रश्न था गवीश, ये सही है, लेकिन इसके बाद हम बात करें तो वो व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि आपको कल पढ़ाई जाएगी, इसके बाद आपको व्यंजन संधि करने में और विसर्ग संधि करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से सभी के सभी जो है अपना ये जितना भी पढ़ाया गया है इसको एक बार रिवीजन करेंगे, और जो 5-6 प्रश्न दिए गए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर करा दिए हैं, सब कुछ आपको समझा दिया है, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ पर बताया गया है उसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की क्लास में। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं संधि का, ठीक है, किसका, संधि का जो है वो हम पार्ट 1 जो है वो कवर कर चुके हैं, और आज कौन सा है, आज है आपका संधि का पार्ट 2। संधि की बात करें तो संधि का मैंने बताया था, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड से जुड़ता है, और जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर हम किसी शब्द के दो पदों को अलग करें, ठीक है, दो पदों को अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कह देते हैं, दो वर्णों को अलग करने का। ये तो हमने संधि और संधि विच्छेद के बारे में बात की थी। फिर हमने पढ़ा था कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से स्वर संधि जो है, स्वर संधि जिसके 5 प्रकार होते हैं, पांचों के पांचों प्रकार आपको कल करवा दिए गए थे, किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात करें, सबसे पहले आता है कि व्यंजन संधि होता क्या है। जब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि व्यंजन संधि होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो व्यंजन संधि की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और अच्छे से उसको पढ़ लिया है कि भाई व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि किसे कहेंगे। जल्दी से एक बार सभी के सभी कनेक्ट हो जाए, ठीक है, सभी के सभी एक बार कनेक्ट हो जाए। चलिए, व्यंजन संधि की जब हम बात कर रहे हैं, अब आप मुझे बताइए व्यंजन संधि, ठीक है। अब व्यंजन संधि की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है आपका कि व्यंजन संधि है क्या। जैसे हमने स्वर संधि की बात की तो स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि क्या है ये बताओ। तो व्यंजन का जब
प्रथम वर्ण व्यंजन हो और व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप शब्दों में समझ सकते हैं, आसान भाषा। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। सबसे पहले इसके कई सारे नियम हैं। हम स्वर संधि तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर हम व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि के नियम नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से हमारे प्रश्न यहां पर गलत होते हैं। अब हमने नियम 1 की बात की कि नियम 1 क्या है। बताइए सबसे पहले कि नियम 1 है क्या। नियम 1 की बात करें तो नियम 1 क्या है, ये हमें सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे कि नियम 1 आपका है क्या। नियम 1 आपका है क्या, जल्दी से बताएं। तो नियम 1 की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है जरा सा देख लीजिए, जरा सा देख लीजिए। तो नियम 1 की हम बात करें, इसमें बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है उसको देखते हैं। जब का च ट त प, का च ट त प का मेल किससे होता है, काचा टातापा का मेल स्वर या चौथे वर्ण या अंतहस्थ वर्ण से होता है, तो क्या होता है, ग ज ड द व परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहला वर्ण आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है, यहां पर ये लिखा गया है। कब होता है, यहां पर ये लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब होता है, यहां पर ये चीज लिखी गई है, ध्यान से देखें। हमने क्या कहा, का किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का च ट त प, यही होते हैं। अब ये किसमें, इनका मेल किससे हो, स्वर से या चौथे वर्ण से होता है या अंतहस्थ वर्ण से होता है। तो होगा का परिवर्तन गा में, चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का दा में और पा का वा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पा का बा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये होता कब है, जरा देखें। ये होता तब है जब इनका मेल स्वर से हो या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतहस्थ से वर्ण से हो। तो हम सीधे ये भी तो कह सकते हैं काचा टाता पा का मेल किससे हो रहा है, काचा टाता पा के मेल किससे हो रहा है, शघोष ध्वनि से, शघोष से हो, तब क्या होता है, तो गजा डादा में परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नियम आपको समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, यहां पर उदाहरण दिए हैं, देखो। जैसे हमने कहा दिक धन अंत, दिक धन अंत। अब ये हुआ क्या है, हमने यहां पर दिक धन अंत की बात की है, तो यहां पर जरा सा ध्यान दे दें। जैसे दिक धन अंत, यही है। हमने क्या किया, दी तो ऐसे ही लिखा रहने दो। का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। का क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है। वर्ग का पहला वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण है, ये क्या है, का वर्ग का पहला वर्ण। पहला वर्ण का मेल जब स्वर से हो रहा है तो ये क्या होगा, पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में। और तीसरा वर्ण क्या है, तीसरा वर्ण क्या है, का है। यानी कि क्या हो गया, दिगंत। क्या हो गया, दिग। ठीक है, ये क्या हो गया, दिग धन अंत। अब गा में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो गया, दिगंत हो गया। वैसे ही दिग्गज की बात करें तो ये कैसे हो गया, देखो, दिक गज। मेल किसका हो रहा है, का और गा का, का और गा का। ये क्या है, सघोष है, सघोष है। तो का किसमें, और ये पहला वर्ण, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गा में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, दिग्गज, दिग्गज हो गया। बाकी कुछ परिवर्तित नहीं होगा। सेम यहां पर दिग्दर्शन हो जाएगा। तो ये समझ में, पहला नियम आपको सभी को समझ में आया, पहला नियम सभी को समझ में आया। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत आपको समझ में ना आ रहा हो। इसके बाद हमने बात करी कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है। ठीक है, यह नियम दूसरा है। इसमें क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखें।
इसको ध्यान से देखो पहले। क्या, ये तो था आपका इस वाला, हाँ। अब नेक्स्ट देखो, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है? सबसे पहले हमने बात करी, यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप कि कैसे इसको आपको कवर कर। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना है हमें, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इस कोष्ठक में कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये हाईलाइट होता रहे और आपको ये चीज याद रहे, ठीक है, इस वजह से। चलिए, अब वर्ग के, अभी हमने पढ़ा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होता है, ये भी मैंने बता दिया, जब पहले वर्ण का मेल सघोष ध्वनि से हो। आप इतना याद कर लीजिए, क्योंकि 11 लाभा भी सघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी सघोष होते हैं और स्वर भी सघोष होते हैं, आप नॉर्मली ये पढ़ सकते हैं। पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है ये देख लीजिए, तो पांचवें वर्ण में परिवर्तन क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्णों से होने पर केवल नामा, अनुनासिक वर्ण में भी क्या होंगे, केवल ना और मा, तो अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। जब काचा टातापा का मेल पांचवें वर्ण से होता है तो अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, ठीक है। काचा टातापा का मेल किससे, केवल ना या मा से, इनका मेल ना या मा से होगा, तो ये किससे, ये अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं, ये किससे, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, यहां पर हमने उदाहरण की बात की है, यहां पर हमने उदाहरण की बात की है, जरा देखें, जैसे बाक में, अब का क्या है, यहां पर देखो, बाक और मैं, ये क्या हो गया, पहला वर्ण हो गया, मां क्या है, अनुनासिक है, तो ये किस में बदल गया, का, पंचम वर्ग में। पांचवा वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे पांचवा वर्ण क्या होता है, क ख ग घ ड़, इसमें बदल गया। अब क्या हो जाएगा, बांग में, बांग में हो गया। कुछ भी नया है, कुछ भी नया है, आपको इसमें कोई दिक्कत, जब हमने कहा ता, तो ता अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। काचा टातापा का मेल अनुनासिक वर्ण ना और मा से होता है, तब क्या होता है, का ला में बदल जाएगा, चा, छा जा झा वा, टाठा डाढ़ा ड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, और पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ये सभी को पता है, पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने बात करी तत्नाम, अब तत्नाम की बात की गई है, यहां पर ध्यान से देखो, तत्नाम, बच्चा यहां पर एक बात बताओ मुझे आप सभी, ता का परिवर्तन किस में होगा, ता का परिवर्तन किस में होगा, ता, था, द, ध, ना, क्योंकि ता का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। अब जब ना से हो रहा है तो ता अपने वर्ग के पांचवें वर्ण, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब परिवर्तित होने पर क्या आएगा, ता, थ, दा, ध, न, यानी कि ये किसमें, नामे बदल गया, नामे बदल गया, तो ये क्या हो गया, तन्नाम, ये क्या हो गया, तन्नाम हो गया। सेम यहां पर भी ता का मेल मां से हो रहा है, तो ये नामे परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर भी नामे परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। लेकिन ऐसा होता कब है, जब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण ना या मा से मिलता है तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही आसान सा रूल है, उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की हम बात करें नियम तीसरा, हम तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। हम किस नियम की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। जल्दी से देखें, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम जरा देख लीजिए, छा संबंधी नियम है। नियम कौन सा है, छा संबंधी है। हाश्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब किससे हो रहा है,
छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है यहां पर, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल। ठीक है, यहां पर हम इस चीज को जरा सा साफ से लिख लेते हैं क्योंकि यहां सफाई से नहीं लिखा है। देखो फटाफट से अब यहां पर हम अच्छे से इसको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। हा से पहले क्या दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कैसे होता है यहां पर जरा सा फोकस कर लीजिए, कैसे होता है। देखो हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले च जोड़ दिया जाता है। इसके उदाहरण देखो, जैसे हमने कहा संधि, हमने यहां पर कह दिया संधि छेद। ठीक है, संधि छेद, छेद डानी, इसको दा करो पहले, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर संधि छेद लिखा है, संधि और छेद दो शब्द मिले, ये किस तरीके से हुआ है, देखो संधि और छेद, बेटा ध्यान से देखना, संध ई, हमने ई ले लिया और ये हो गया छे और द, यहां पर ये समझ लो छ ए द। ठीक है, ये हो गया। या हमें एक बात बताइए, हम इसको तो चलो छे भी लिखा रहने थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने अभी क्या पढ़ा है, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर हमने बात की, ये क्या है, हास्य स्वर है, हास्य स्वर है या नहीं, तो ये हास्य स्वर है। इसका मेल जब छा से हो रहा है तो हास्य स्वर से जब हो रहा है तो क्या किया जाएगा, छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा, चा जोड़ दिया जाएगा, यही तो होगा, हमने यही तो पढ़ा। तो अगर हम कहें संधि और हमें क्या जोड़ना है, हमें चा आधा जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, संधि छेद हो गया, संधि छेद होगा, हमने यही तो पढ़ा है, छा का नियम हमने पढ़ा है, तो छा के नियम ने हमने यही तो पढ़ा है कि अगर कोई भी हास्य स्वर या दीर्घ स्वर छा से मिलना है तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा। जैसे वि छेद, यहां पर भी क्या हुआ है, देखो वि छेद, हमने क्या किया यहां पर ई और छा मिलने हैं, तो क्या हो जाएगा, ई और छा मिलने पर ये क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा, यही तो, क्योंकि क्या जुड़ गया है, सिर्फ चा ही तो जुड़ गया है, तो यहां पर सिर्फ चा ही तो जुड़ गया है, चा ही तो जुड़ा है, तो ये हो जाएगा विच्छेद। अनुच्छेद में भी सेम वैसा ही किया गया है, स्वच्छंद में भी सेम वैसे ही किया गया है कि कोई भी दीर्घ स्वर या लघु स्वर जब छा से मिलता है तो छा से पहले चा ऐड हो जाता है और कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नियम चौथे की। अगर हम चौथे नियम की यहां पर बात कर रहे हैं तो चौथे नियम में क्या होता है, ता संबंधी नियम, हमने छा संबंधी नियम पढ़ा, अब आता है ता संबंधी नियम। ठीक है, अब कौन सा आता है, तो नियम चौथा जो आता है वो आता है ता संबंधी नियम। कौन सा है, आप कहेंगे ये है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में क्या होता है, ता व्यंजन के बाद अगर चाचा होगा, ता व्यंजन के बाद अगर ये ता से रिलेटेड नियम है तो यहां पर ध्यान से देखें, ता के बाद अगर चा या छा है तब क्या होगा, जा या झा है तब क्या होगा, टा और ठा है तब क्या होगा। तो यहां पर देख लो, चा और छा होने पर ता चा में परिवर्तित हो जाएगा, जा और झा होने पर जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा और ठा होने पर टा में परिवर्तित हो जाएगा, डा और ढा होने पर डा और ला हो तो ला में परिवर्तित हो जाता है। ये कब होता है, जब ता का मेल या तो चाछा से होगा तो चा आ जाएगा, जाझा से होगा तो जा, टाठा से होगा तो टा आ गया, डाढ़ा से होगा डा आ गया, ला से होगा तो ला आ जाएगा। इसके उदाहरण से आप समझ लीजिए, ये भी ता संबंधी नियम है। दूसरा, पहला हो गया ता के बाद यदि शा आए तो ता का
चा में शा का छा में परिवर्तन, यानी ता के बाद यदि क्या आ रहा है, शा आए तो ता किस में परिवर्तित हो जाता है, चा में परिवर्तित हो जाएगा, और शा किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा छा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ता संबंधी तीसरा नियम, ता के बाद हा आए। ठीक है, तो ता का दा, हा का धा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हमने कहा ता के बाद हा आए तो ता का दा में, हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको याद रखना है। ता संबंधी नियम की बात की जाए तो ता का दा और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। जब ता के बाद क्या है, ता के बाद हा आए तो, ता के बाद हा आए तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। नियम 5 देख लो यहां पर। इसके बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वार बन जाता है। यानी कि मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, जिस वर्ग का भी व्यंजन आएगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार बन जाता है। जैसे यहां पर देखो, मां के बाद इन्होंने यहां पर इसको लिख भी रखा है, यहां पर ढंग से देखो, मां के बाद ये क्या हुआ है, यहां पर मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी वर्ग का नासिक्य आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देख ले। ठीक है, जिस वर्ग का व्यंजन उसी वर्ग का नासिक्य, मतलब पहला व्यंजन जिसका होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यहां पर हो जाएगा। करेक्ट, यहां पर देखो मां के बाद, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन उसी वर्ग का पंचम वर्ण। नेक्स्ट देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अनुसार अंत में अनुस्वार सदैव मां का रूप होता है, अतः सम को हम सम की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सम को हम मां क्या करा, मां अनुस्वार बन गया, मां अनुस्वार बन गया, ये भी ध्यान दे। जैसे यहां पर अब हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, यहां पर कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे समधन तोष, समधन तोष, मां के बाद ता आया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका ये अनुस्वार हो गया। समधन घर्ष, यहां पर भी अनुस्वार हो गया। समधन जीवनी, संजीवनी, अनुस्वार बन गया। समधन गम, संगम। परम धन तू, परम धन तू, ये क्या हो गया, ये भी परंत हो गया। संचय, मां के बाद यदि, अब यहां पर कुछ और रूल्स लिखे गए हैं, ये भी देख लो। मां के बाद यदि यारा लावा शासा ह व्यंजन हो तो मां का अनुस्वार हो जाता है, मां जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। मां से परे यदि मां वर्ण आए तो मां का द्वित्व हो जाता है। जैसे मां का मेल यदि मां से हो रहा है, मां का मेल यदि मां से हो रहा है तो मां का द्वित्व हो जाता है, मतलब मां वर्ण फिर दो बार ही लिखा जाएगा, दो बार ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे समधन मान सम्मान, जैसे हमने यहां पर कहा समधन मान, ठीक है, ये क्या हो गया, सम्मान। हमने कहा सम्मिश्रण, ठीक है, यहां पर इन्होंने सम्मिश्रण लिखा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, मां से परे यदि मां वर्ण आए तो मां का द्वित्व हो जाता है, ये हमने आपको अभी बताया है, ये आपको बताया गया है, तो इसको दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी उदाहरण आप लिखेंगे, ठीक है, बाकी सीधे उदाहरण देखेंगे। जैसे समधन मान यहां पर आपने पढ़ा तो ये क्या हो गया, सम्मान, सम्मिश्रण, सम्मिलित, क्योंकि मां के बाद फिर मां आ रहा है और मां का मां से मेल, तो दोनों मां लिखे जाएंगे। ठीक है, सम्मति, सभी में आप देख सकते हैं एक ही सी बात कही गई है। नेक्स्ट की हम बात करें, ना का ला, यदि ऋण से ऋषि रा और घा के बाद ना व्यंजन आता है, ठीक है,
तो उसका ळ हो जाता है। ना का ळ कब होता है ये बताया गया। जैसे ना का ना व्यंजन जो है ये ळ में कब होता है, यदि ऋण से ऋषि रा और घा के बाद, यानी ऋण से ऋषि के बाद अगर ना आ रहा है तो क्या होगा, तो उसका ऋणा हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, फिर ऋणा हो जाएगा। ठीक है, ना नहीं रह जाएगा, ये ऋणा में परिवर्तित हो जाएगा। भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुसार या वा हा आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए, लेकिन ऋण से ऋषि का क्या हो जाएगा, ऋण से ऋषि रा और घा आए हैं तो ना का ऋणा हो जाएगा। ध्यान दें, चावर्ग टावर्ग तावर्ग शा और सा का व्यवधान ने पर ना को ला नहीं होता। ठीक है, तथा दुर्जन अर्जुन दर्शन रसना रचना पर्यटन रतन आदि ये ऐसे शब्द है, इनमें आ रहा है लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कब होता है, यहां पर दे रखा है कि ऋण से ऋषि रा घा के बाद ना व्यंजन आए तो उस ना का ला हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, परिधन मान परिमाण, परिधन मान परिमाण क्यों हुआ है, क्योंकि आपको बताया है ना से पहले यदि ऋण से ऋषि यदि रा यदि घा आ रहा है तब ना का क्या हो जाएगा, ना का आपका ळ हो जाएगा। ठीक है, ना का ळ हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, रा का मेल हुआ है, रा का मेल हुआ है परिमान, तब ये ना आ रहा है तो इसलिए ये क्या हो गया ड़ा। कृष्ण, ये क्या हो गया ड़, क्योंकि ऋण से ऋषि आ रहा है, यहां पर ऋण से ऋषि आ रहा है। अब इससे मतलब नहीं है कि कहां पर आ रहा है, पहले मिल रहा है या लास्ट में मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। अब परिधन नाम परिणाम हो गया, शोष धन अन शोषण हो गया, विष धन नु विष्णु हो गया, प्रधन मान प्रमाण हो गया, पूर्ण धन न पूर्ण हो गया। यानी कि कहीं पर भी, ठीक है, इस शब्द में कहीं पर भी ऋण से ऋषि रा और घाय और इस शब्द में कहीं पर भी ना आए तो वो णा में परिवर्तित हो जाएगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हीं से बस मेल हो तब आएगा, नहीं, कहीं से भी वो शब्द में लिखे हो तो क्या होगा, तब णा हो ही जाएगा, ना का ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे यहां पर तृष्णा भूषण ऋण भरण रामायण हरण परिणय। ठीक है, यहां पर कोई भी चेंजमेंट आपको दिखा नहीं दिखा, एज इट इज यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट की हम बात करें नियम 7वें की, सा का शा यदि सा व्यंजन से पहले आए कोई भी स्वर आता है तो शा का सा हो जाता है। सा का शा कब होता है, तो ये देखो, यदि सा व्यंजन से पहले आ कोई भी स्वर आए, आ से भिन्न कोई भी स्वर आए, मतलब आ को छोड़कर और भी कोई स्वर आता है तो शा का शा से षटकोण वाले में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने यहां पर बात की अभिषेक, यहां पर अगर हम बात करें आ और आ नहीं आना चाहिए इस सा से पहले, ठीक है, आ और आ नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तब ये क्या होगा, ये सा जो है वो श से षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो अभिधन शेख, अब आपको पता है ये इस प्रकार से लिखा है, यानी कि ई का मेल सा से हो रहा है तो ये सा जो है वो श में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि यहां पर किया है। सुषुप्ति, यहां पर ऊ का मेल सा से हो रहा है तो ये शा परिवर्तित हो गया। यहां पर हम बात करें निषेध, यहां पर क्या हुआ, सा परिवर्तित हो गया क्योंकि ई का मेल सा से हो रहा। अभिषिक्त में भी क्या हुआ है, ये ई से मिल रहा है सा, इसलिए ये श परिवर्तित हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सा का परिवर्तन इस सा में कब होता है, जब होता है जब इस सा का मेल आ को छोड़कर और किसी भी स्वर से हो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम विसर्ग संधि की बात करें, ये तीसरी संधि है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी कंप्लीट करा दी गई थी कल, अब आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात है, व्यंजन संधि भी कंप्लीट हो गई। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें पहला जो शब्द है वो विसर्ग होता है और विसर्ग का मेल यदि स्वर से हो या विसर्ग का मेल किससे हो, व्यंजन से हो, तब आपकी विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है,
अब विसर्ग, जैसे हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़े थे, वैसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं, वैसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। विसर्ग को श स श, ये एक नियम है। विसर्ग का परिवर्तन श श और श में कब होता है, इसकी बात करें। यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है। टा या ठा हो तो शा में, ता या था हो तो सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां पर ध्यान से देख लो, यदि विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, आप कहेंगे विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, आप कहेंगे विसर्ग का परिवर्तन शा में हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या है, आप कहेंगे विसर्ग के बाद टा या ठा है तो विसर्ग का मेल शा में हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता और था है तब क्या होता है, तब विसर्ग जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, शा में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लें एक बार। चलिए, अब आपको, आपने व्यंजन संधि के इतने सारे जब रूल्स पढ़े हैं और विसर्ग संधि के, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि विसर्ग संधि में कैसे परिवर्तन होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, कब ऐसा होता है कि विसर्ग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी हमने पढ़ लिया था कि विसर्ग को श स सा में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर हमने सारे एग्जांपल्स पढ़े। अब हमें क्या करना है, अब हमें कवर करना है यहाँ पर कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, कब ऐसा होता है कि विसर्ग को हम बिल्कुल परिवर्तित नहीं करते, विसर्ग ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमें रूल देखना है वो कौन सा है, सबसे पहले जो हमें रूल देखना है वो है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब कब नहीं होता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कब नहीं होता है, जरा इस पर ध्यान दें। चलिए, यदि विसर्ग के बाद श स शा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर क्या था, यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग शा में परिवर्तित, टाठा आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित, शा में परिवर्तित, ताथा आए तो विसर्ग सा में परिवर्तित। अब क्या है, अब यहां पर दे रखा है कि विसर्ग के बाद यदि शा आ रहा है, शा आ रहा है और शा आ रहा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जैसे यहां पर देखो, दुह शासन, दुशासन, या तो आप इस प्रकार से लिखो या अपवाद स्वरूप से इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको या तो आप इस तरीके से लिखो, नहीं तो आप इनको कैसे, विसर्ग को परिवर्तित नहीं करोगे। ठीक है, विसर्ग को परिवर्तित नहीं करोगे, या तो आप यही जो वर्ण है यही यहां आपको लिख देना है, या तो आप विसर्ग को जैसे निसंकोच आप ऐसे लिख सकते हो, निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी काट नहीं सकता। निसंतान आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निसंग इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, निसंदेह आप इसको ऐसे लिख सकते हो और आधा सा लगा के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कब परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना है विसर्ग में, तो आप कहेंगे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना है यदि श स सा हा ये आए हैं विसर्ग के बाद, तो आप विसर्ग को एज इट इज लिख दोगे, आप विसर्ग को एज इट इज लिख दोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो आप ये कर सकते हो, जिससे ये ऐड हो रहे हैं वही वाला शा आधा लिख दोगे, वही वाला शा आधा लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं विसर्ग के बाद, फिर इन्होंने एक और नया रूल लिख के दिया है। इन्होंने क्या कहा है, विसर्ग के बाद क्या हो, इन्होंने बोला है कि विसर्ग के बाद यदि काखा अथवा पाफा व्यंजन आए तब क्या होता है परिवर्तन, जल्दी से देख लीजिए तब क्या परिवर्तन होता है, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो आप कहेंगे यदि विसर्ग के बाद काखा आ रहा है या पाफा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, देखो विसर्ग के बाद क्या का या खा आ गया,
विसर्ग के बाद यदि पा या फा आ गया तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, अभी हमने कहा विसर्ग के बाद श सा शा आ जाए कोई परिवर्तन नहीं, फिर इन्होंने कहा विसर्ग के बाद यदि काखा आ गया या पाफा आ गया तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजहा कड़, का आ गया विसर्ग के बाद, रजहा कड़ लिख दिया गया। पयहा पान, पयहा पान लिख दिया गया। अंतःकरण, अंतःकरण। प्रातः काल, यानी कि आपको यह चीज समझ में आई, यदि विसर्ग के बाद यदि काखा अथवा पाफा व्यंजन आए तो कोई भी परिवर्तन विसर्ग में नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और उम्मीद है कि इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, ये आप आराम से समझ सकते हैं। फिर हमने कहा लेकिन यदि विसर्ग के पहले, अब एक नया रूल है, देखो स्वर संधि के सभी रूल्स आपको बता दिए थे, सभी नियम आपको बताए हैं, व्यंजन संधि के भी। और व्यंजन और विसर्ग संधि इसलिए आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि स्वर संधि तो चलो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम जो है बहुत कम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और बहुत कम आप समझने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपके ये प्रश्न जो है गलत होते हैं। तो इन चीजों को बहुत ही छोटे छोटे से, यहाँ पर भी बहुत ही छोटे छोटे से आपके लिए वो है, तो आप इनको ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात की गई है किसकी, यहाँ पर बात की गई है लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कब होता है सा, कब होता है सा, यहां पर अब ये लिखा गया। इन्होंने कहा यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ है, विसर्ग के पहले, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, विसर्ग के पहले ई या ऊ है, उसके बाद क्या है, विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ है तो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे तब विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, तब विसर्ग जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर इन्होंने कहा है यदि विसर्ग के बाद काखा या पाफा है तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, काखा या पाफा है तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद यदि काखा है, लेकिन 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 क्या है, लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ है तो का, पा, फा ये सब किसमें, ये सब परिवर्तित होंगे। हमने कहा यहां पर हमने जो बताया का खा पाफा, यहां पर का खा पाफा परिवर्तित होंगे, नहीं होंगे। विसर्ग के पहले यदि ई ऊ है तो का, खा और पा, फा है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ठीक है, तब ये विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग एज इट इज नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विसर्ग को रा में कब परिवर्तित होता है। ये देखो, यदि विसर्ग से पहले विसर्ग रा में परिवर्तित कब होता है, जरा यहां पर ये देख लो, एक मिनट, विसर्ग को रा में परिवर्तित कब करोगे ये बताओ। तो यहां पर इस चीज को, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यारा लावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी सिंपल सा समझ लीजिए, आ को छोड़कर कोई स्वर, ठीक है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले की बात की जा रही, तो और फिर क्या हो, विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का, यानी कि सघोष ध्वनि हो, सघोष ध्वनि, तो क्या होता है, तो आप कहेंगे तो विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गई होंगी चीजें। आ को छोड़कर विसर्ग के पहले यदि आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद कोई सघोष ध्वनि है तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विसर्ग रा में परिवर्तित, जैसे दुह धन उपयोग। अब विसर्ग से पहले जैसे हमने कहा यहां पर
दुह धन उपयोग। बच्चा एक चीज आपने ये नोटिस की, ऊ क्या है, ऊ स्वर है और वो भी कौन सा, सघोष। दू की बात की जाए यहां पर दा हो गया और ये क्या हो गया, ऊ आ गया विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ऊ आ गया, विसर्ग से पहले ऊ आ गया और विसर्ग के बाद स्वर आ गया। तो यहां पर ये क्या होगा, विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो जाएगा, सॉरी विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। यही तो हमने अभी पढ़ा है। जैसे यहां पर देखो, निहिधन उपाय, दुह धन गुण, निहिधन उत्साह, विसर्ग विसर्ग से पहले ई, यहां पर ऊ आ गया, विसर्ग विसर्ग से पहले ऊ, यहां पर गा आ गया, विसर्ग विसर्ग से पहले ऊ, मेल हो रहा है ऊ से, तो हर जगह रा लग गया है, हर जगह रा लग गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। आ आहा के स्थान पर ओ कब होता है, यदि विसर्ग के पहले, अब यहां पर यह बताया गया है कि ये विसर्ग कब होता है। चलिए देखिए, इसको बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन आता है तो आहा के बदले ओ हो जाता है। जैसे ये अपवाद है, ये अपवाद है, पुनः मिलन, पुनर्मिलन, अंतःगत, अंतर्गत, ये क्या है, ये अपवाद है। वैसे हम बात करें, हमने क्या कहा, विसर्ग से पहले आए, विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद कोई सघोष, ठीक है, आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, यानी कि या तो ये आए विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद या तो आए या कोई सघोष व्यंजन, व्यंजन स्वर की बात नहीं की गई, स्वर में सिर्फ आ को, स्वर में सिर्फ आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई अन्य स्वर की बात नहीं की गई, आ आए या कोई सघोष व्यंजन, तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, मना, यहां पर क्या था, यहां पर आ था, फिर विसर्ग था। अब इसका योग किससे हुआ, या सघोष ध्वनि है, यारा लावा सघोष ध्वनि है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। यहां पर क्या है, यहां पर भी आ है, फिर विसर्ग है, ये किससे मिल रहा है, रा से मिल रहा है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी आ है, फिर विसर्ग है, फिर ये किससे मिल रहा है, तो आप कहेंगे ये वास से मिल रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया। वैसे ही यहां पर वह वृद्धि में, यहां पर भी आ है, फिर विसर्ग है, फिर वा है, यहां पर भी विसर्ग है, फिर गा है और यहां पर आ है, तो ये किस में, ओ में परिवर्तित होता जाएगा, ओ में परिवर्तित होता जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के आगे, मैंने कहा यदि विसर्ग के बाद रा होता है तो विसर्ग का लोप, विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। जैसे निरोग, निरोग हो गया, लेकिन जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। विसर्ग के पहले ई है तो जो ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, ये ध्यान रखेगा। नीरज, नीरज हो जाएगा, नीरस, नीरस हो जाएगा, नीरव, नीरव हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अतः धन एव, अतैव हो गया, विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, मतलब विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर, मतलब आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तब क्या होता है, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, कुछ शब्दों का विसर्ग सा हो जाता है, नमहा धनकार नमस्कार, पुरहा धनकार पुरस्कार, भाधनकर भास्कर, इसमें क्या है, विसर्ग का सा हो गया है, विसर्ग का सा हो गया है। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न पे। हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सभी रूल्स कर लिए हैं, अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, बताओ। विस्मरण, हस्तदंत, नावेक, अनुसरण, व्यंजन संधि किसमें नहीं है, जल्दी से बताएंगे।
कौन सा ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है? तो आप कहेंगे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ए बिल्कुल सही है। विहिधन मरण ये क्या हो गया? विस्मरण हो गया। विहिधन मरण ये क्या परिवर्तित हो जाएगा? ये सा में परिवर्तित हो गया विस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्धार की अगर हम बात करें, उद्धार यहां पर क्या हो जाएगा? उत्धनहार, उत्धनहार उद्धार। था किस में बदल गया? ता था दा धा, ता था दा धा अपने पंचम वर्ण में बदल गया। ठीक है, पंचम वर्ण में बदल गया, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हा किस में बदल गया? उद्धार, ये ध्यान रखना। तो उत्धनहार उद्धार हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे सद्भावना में जो आपका सत धन भावना ता था दा, ये किस में परिवर्तित हो गया? ता था दा, दा में परिवर्तित हो गया। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सद्भावना का सद्भावना हो गया। नेक्स्ट देखो, शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बताइए जल्दी से बताएंगे सभी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। तो बच्चा सबको पता है शमधन कर शंकर होगा। यहां पर ये क्या है? माँ जो है वो किस में? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। माँ जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, षडमास का सही संधि विच्छेद क्या है? षडमास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप कहेंगे षटदन मास षडमास है। टा जो है टा का मेल जब मां से हो रहा है तो टा किस में? ट ठ ड में परिवर्तित हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है? किन्नर का संधि विच्छेद पूछा गया है तो आप कहेंगे किम धन्नर किन्नर हो जाएगा। माँ का जब ना से मेल हो रहा है तो माँ ना में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर किन्नर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? किन्नर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तदुपरांत कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत तदुपरांत। यहां पर ता का मेल ऊ से हो रहा है तो ता जो है वो द में परिवर्तित हो जाएगा, ता जो है वो द में परिवर्तित हो जाएगा। तदुपरांत तो तत् धन उपरांत, यहां पर ता जो है वो द में परिवर्तित हो गया है। तत् धन उपरांत तदुपरांत। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कैसी होती? जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो, बताया है आपको, अगर पहला वर्ण व्यंजन है फिर उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ये व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट देखो, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद ज्ञात करना है। संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे संचय का सही संधि विच्छेद समधनचय संचय होता है, समधनचय संचय होता है। नेक्स्ट देखो, तृष्णा का सही संधि विच्छेद बताना है कि तृष्णा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखिए आप सभी, तृष्णा यहां पर शा जो है वो शाह जो है, अगर शाह ना से पहले है, अगर शाह है ना से पहले तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ना जो है वो ला में परिवर्तित हो जाएगा, ना जो है वो ला में परिवर्तित हो जाएगा तो ये तृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये तृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं सदाचार, तो सदाचार में सत धन आचार सदाचार, ताका आज से मेल हो रहा है। आपको पता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर किसी सघोष ध्वनि से मिलता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सत धन आचार सदाचार हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो,
संरक्षण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो संरक्षण का सही संधि विच्छेद समधन रक्षण है। समधन रक्षण है क्या, या समधन आरक्षण है? तो समधन रक्षण संरक्षण होगा, समधन रक्षण संरक्षण होगा। नेक्स्ट देखो, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद क्या है? आप कहेंगे तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद तत्धन पुरुष है। तत्धन पुरुष है, ठीक है, तत्धन पुरुष तत्पुरुष है, ध्यान रखेंगे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग, तो सतधन मार्ग सन्मार्ग होगा, ये व्यंजन संधि होगी, सतधन व्यंजन संधि होगी, ठीक है, सतधन मार्ग सन्मार्ग होगा, सतधन मार्ग, ठीक है, सन्मार्ग हो जाएगा यहां पर, ध्यान, या समधन मार्ग हम कर सकते हैं, समधन मार्ग, ठीक है, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर क्या होता है? सतधन मार्ग सन्मार्ग होता है, ये ध्यान रखना। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे जगन्नाथ में भी व्यंजन संधि है। कैसे पहचाना? जगत धन नाथ, ठीक है, अब ये ता जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा। विपत जाल का विपत जाल हो गया, ये कौन सी संधि थी? तो आप कहेंगे ये व्यंजन संधि थी। कौन सी संधि थी? यहाँ पर किस संधि की बात की गई है? तो आप कहेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद सतधन धर्म है। सारे रूल्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी के रूल्स आपको कराए जा चुके हैं, कोई भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ आपको नियमों को एक दो बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। जगदीश की बात की जाए तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, ये क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा, ताका दा में परिवर्तन हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो आप कहेंगे उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। इतस्ततः, इतस्ततः, इसमें कौन सी संधि विच्छेद सही है? इतधन इस्ततः, इतः सतः, इतः इस्त, या इतः ततः, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताओ। तो इतः धन ततः यहां पर करेक्ट है। हमने आपको बताया है यार विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद ता है, तो ये सा में परिवर्तित हो जाएगा, इतस्ततः। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है कौन सा है? तो आप कहेंगे इतः धन ततः इतस्ततः, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही मुख में कौन सी संधि है? विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले ई है और ई का मेल मां से, विसर्ग का मेल मां से हो रहा है, तो रा का प्रयोग हो जाएगा। विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा, वही मुख हो जाएगा। मनोहर, मनहा धन हर, मनहा धन हर, मनहा धन हर, ठीक है। मनोहर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखो, निरीह का सही संधि विच्छेद बताना है। निरीह का सही संधि विच्छेद बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। निधन री, निर्धन ई, या आपका निधन ई, जल्दी से बताओ। विसर्ग के पहले ई है, निरीही है, तो यहां पर करेक्ट आंसर निरीही हो जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निष्करण का सही संधि विच्छेद, निष्करुण का, तो निहिधन करुण, निहिधन करुण, यहां पर निष्करुण बिल्कुल सही है। निहिधन करुण, निष्करुण, ये आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप एक बार व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूल्स जो है वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न उन्हीं से संबंधित होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। रूल्स जरूर एक बार पढ़ें जब भी आपके पास टाइम हो। थैंक यू।